प्रिज्म के बारे में जितना बोर्ड में आता है वो सब हम लोग देख चुके हैं। ये कंडीशन एक ले लेते हैं कि हो सकता है कि बोर्ड पूछ ले, क्योंकि टीआईआर तो सिलेबस में है ही अपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं लाइट रे इंसिडेंट तो कराऊंगा इस सरफेस पे, बट दूसरे वाले सरफेस से, जो इसके सामने का सरफेस होगा, यहां से लाइट रे निकले ही ना बाहर। हो सकता है ऐसा भी। ऐसा कब होगा, ध्यान से देखना। मान लो मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया एट एन एंगल आई विद नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल आई पर मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया है। सही है। जाने की इच्छा बिल्कुल सीधे होगी, लेकिन रेयरर से डेंसर में जब जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म में जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट रे क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। सपोज करो लाइट रे यहां पर आया और यहां पे अगेन नॉर्मल। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा, यहां मान लेता हूं मैं रिफ्रैक्शन 1, ये रिफ्रैक्टेड 2। अगर ये वाला एंगल जो इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पे, ये क्रिटिकल एंगल से अधिक हुआ है ना, इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल से अधिक हुआ, तो ये लाइट रे बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सही है क्या, अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको बाहर लेकर के चल रहा हूं और मान लेते हैं कुछ ऐसा लाइट रे बनेगा और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा हो जाएगा। यही हम लोगों ने पहले देखा था। तो अब हमें करना क्या है कि इस R2 को मैं क्रिटिकल एंगल से छोटा लेकर के चलूंगा, कि अगर ये छोटा हो गया तो हमें पता था R1 प्लस R2 कितना होता है, A होता है। R1 प्लस R2 कितना होता है, R1 प्लस R2 जो होता है हमारा A होता है, कल देखा गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा R2 को ही मिनिमम करना है हमें। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस R1। अब ध्यान से देखना, अगर R2 मिनिमम होता जाए, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, R2 मैक्सिमम करें कि मिनिमम करें, मिनिमम किया जाए R2 को। अगर ये एंगल हमारा छोटा होता जाए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल के पास अभी बाद में लेकर के चलेंगे, सबसे पहले हम ये लेकर चल रहे हैं कि R2 हमारा मिनिमम हो। R2 मिनिमम कब होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म को तुम छेड़ नहीं सकते हो, प्रिज्म बना दिया गया है। R2 मिनिमम कब होगा, जब R1 मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इससे मैं छोटा करना चाहता हूं। सही है, तो इसे बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं। और R1 टू बी मिनिमम, R1 मस्ट बी मैक्सिमम। R2 को मुझे मिनिमम अगर करना है, R2 को मुझे मिनिमम करना है, तो R1 हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। R1 हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब पहले वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम लोग। इस वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया जाएगा, बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं मैं, μ1 साइन आई, μ1 साइन आई इक्वल्स μ2 साइन R1। μ2 में साइन R1 है। अगर मैं मान लेता हूं इफ μ1 हमारा क्या है, एयर है 1, और μ2 को मैं म्यू मान लेता हूं। सही है क्या, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 साइन आई, तो साइन आई इक्वल्स म्यू साइन R1। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई बाई साइन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे R1 को तुम्हें मैक्सिमम करना है कि नहीं। R1 मैक्सिमम कब होगा, जब I मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि जब भी रेशियो में कोई चीज लिखी जा रही है, सही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो किसका प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यहां समझो जरा ध्यान से, अगर मान लो किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो 2 आया है, सपोज करो 4/2 था ये, और तुम इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, और रेशियो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट, है ना। अगर 2 ही रखना है और तुमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, सपोज करो 3 कर दिया, तो न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे उसी रेशियो में, न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, तभी ये रेशियो मेंटेन होने वाला है। तो अगर R1 मेरा मैक्सिमम होना है, तो सर इसके लिए मुझे I1 को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर R1 टू बी मैक्सिमम, और R1 टू बी मैक्सिमम, I मस्ट बी मैक्सिमम, I मस्ट बी मैक्सिमम।
और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। आई का मतलब क्या है, इंसिडेंस है पहले सरफेस पे, कितना हो सकता है ये मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं कितना रख सकता हूं आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है, 90 डिग्री, उससे अधिक नहीं रख सकते हम लोग, 90 डिग्री रख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आई मैक्स जो होगा वो कितना हो सकता है, 90 डिग्री। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपॉन में साइन R1 हो जाएगा। तो सर मैं यहां से ये भी तो बोल सकता हूं साइन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। अब अगर याद आ रहा हो 1 बाई म्यू क्या होता था, 1 बाई म्यू क्या होता था, 1 बाई म्यू क्या होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 1 बाई म्यू क्या होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 1 बाई म्यू किसको लिखते थे हम लोग, क्रिटिकल एंगल को लिखते थे कि नहीं, 1 बाई म्यू ही क्रिटिकल एंगल होता था हमारा, साइन थीटा सी या आई सी लिखते थे कि नहीं। तो इसी को मैं लिख सकता हूं साइन आई सी। ठीक है, पेज पलटो जरा, समझ में आ गया ना। अरे लिखवाया हूं भाई, पहले रिवाइज किया करो तुम लोग। 1 बाई म्यू को ही साइन आई सी बोल सकते हैं। तो यहां से मैं और क्या बोल सकता हूं, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं R1 मैक्स कितना हो जाएगा, आई सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर इस एक्सप्रेशन में वापस आते हैं, तो देयर फोर R2 मिनिमम कितना हो जाएगा, R2 मिनिमम कितना होने वाला है, A माइनस आई सी। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा ये वाला इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू, इस वाले इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वो अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक है, मिनिमम वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक है, तो उससे बड़ी जो भी वैल्यूज होंगी इसकी, वो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल एंगल से अधिक होने वाला है। जैसे समझो एग्जांपल्स देख बता रहा हूं, अगर मान लो आईसी की वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, R2 मिनिमम वैल्यू जो है, सपोज कर लो आई है 30 डिग्री, 30 डिग्री आया हुआ है, और आईसी की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए सपोज करो 29 डिग्री है, तो R2 की मिनिमम वैल्यू जो है इससे अधिक है कि नहीं है, तो TIR होगा। अब इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इससे बड़ी होंगी कि नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, इफ R2 मिनिमम इज ग्रेटर देन IC, देन ऑल अबव या ऑल ग्रेटर वैल्यूज ऑफ R2 minimum is also greater than IC, ग्रेटर देन IC होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू IC से बड़ी है तो सर और कोई भी वैल्यू रखेंगे उससे बड़ी, अरे भाई मिनिमम है ना, तो मिनिमम का मतलब इससे नीचे जा नहीं सकता, अब इसके ऊपर ही होगा कुछ ना कुछ। अब इसके ऊपर रहा तो ऑब्वियस सी बात है TIR की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि डेंसर से रेयर लाइट रे जाना चाहता है, डेंसर से रेयर लाइट रे जाना चाहता है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए एंगल, तो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है। डेट मीन्स लाइट रे बाहर ना जाकर क्या बंदरी आने शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो क्या लिख सकता हूं मैं, R2 मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन IC। R2 मिनिमम की वैल्यू क्या है, A माइनस आई सी मस्ट बी ग्रेटर देन IC, तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्वाइस IC। अगर तुम प्रिज्म का एंगल इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से डबल रखते हो, सपोज करो 29 डिग्री था इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल, और 29 का डबल कितना हो जाएगा, 58 डिग्री होगा। 58 डिग्री अगर तुम इसका एंगल रखते हो, ये जो एंगल है ना एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर 58 डिग्री रखते हो, लाइट रे कभी बाहर जाने ही वाला नहीं है, लाइट रे क्या होगा, हमेशा अंदर ही रहेगा, TIR होगा। मतलब क्या होगा, यहां से लाइट रे इधर आएगा, सही है। अब यहां भी अगर TIR की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाती है तो लाइट रे इधर भागेगा, इसी में क्या करेगा, लाइट रे घूमता रहने वाला है, लाइट रे इसी के अंदर घूमता रहेगा, बाहर निकल करके नहीं जाने वाला है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये क्राइटेरिया होता है कंडीशन फॉर नो इमरजेंस इन प्रिज्म, कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल जितना भी होगा उसके डबल होना चाहिए, कौन सा, एंगल ऑफ प्रिज्म।
नोट करो इसको। अब ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको समझना थोड़ा सा जरूरी इसलिए है, कंपटीशन में हो सकता है पूछ ले, बोर्ड नहीं पूछेगा ये सब, 10th में क्योंकि पूछ चुका है तुमसे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब भी मैं किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाऊंगा, क्या होगा? प्रिज्म के बाहर जब इमर्ज होगा तो वो क्या होगा? 7 कलर में ब्रेक होता है, इंद्रधनुष वाला कलर, रेनबो वाला, विबग्योर में। ठीक है, अब पहला सवाल, वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होता है? रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग उसको डेंजर वाला जितना भी सिग्नल होता है उसमें रेड का यूज करते हैं, क्योंकि वो अनडेविएटेड चलता है। ठीक है, जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटरिंग होने के चांसेस होते हैं लाइट के, उतना ज्यादा फैलता है वो। बात समझ आ रही है ना? तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू लगभग 650 660 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहां से जब लाइट रे बाहर निकलेगा, सपोज करो ऐसे बाहर निकला, तो यहां से ये ब्रेक होगा इनटू 7 कलर्स। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, रेड यहां पर होता है और नीचे वी होता है, समझ आ रहा नहीं? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, ऐसे जाता है कि नहीं? नीचे से ऊपर की तरफ होता है उल्टा विबग्योर। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, ये होता है 660 मिलीमीटर लगभग, और वायलेट का लगभग 400 वगैरह होता है मिनिमम, 410 400 420 भी कहीं लिखा होता है, 390 भी लिखा होता है। तो ये हमारा क्या होगा? मिलीमीटर इसका वेवलेंथ होता है। अब एक साइंटिस्ट है कॉची, मैथ्स में भी काफी काम किया, वो कॉची यूलर थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स में। तो कॉची एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था CAUCHY, कॉची फॉर्मूला एक होता है डिस्पर्जन में। ये क्या बताता है कि जो वेवलेंथ होता है लाइट का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करने वाला है। यहां पर बेंडिंग के बाद स्प्लिटिंग हुई है लाइट की, स्प्लिट जो होता है ये विबग्योर जो बना, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े थे ना, जहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपने 7 पार्ट में ब्रेक हुआ था, हम लोगों ने 7 पढ़ा था, और भी होते हैं 7 हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह से स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं, और जो ये बैंड ऑफ लाइट मिलता है इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सही है इतनी बात? तो कॉची ने ये बोला था कि ये व्हाइट लाइट टूटा है 7 कलर में, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हर लाइट का अपना अपना वेवलेंथ है कि नहीं, अलग अलग वेवलेंथ है। तो इसका मतलब वेवलेंथ जरूर इस ग्लास के किसी प्रॉपर्टी की वजह से ब्रेक हुआ होगा। लाइट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ग्लास की किसी न किसी प्रॉपर्टी पे इसका वेवलेंथ डिपेंड कर रहा होगा, और ग्लास के पास एक ही प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कॉची ने यह बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, वो ए प्लस बी बाई लैम्डा प्लस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इस तरीके से वेरी करता है, जहां पर ए बी सी क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था पहले? कि वेवलेंथ जो होता है म्यू, म्यू जो होता है, या डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था? म्यू -1 इंटू ए होता था कि नहीं? तो इसमें सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है? देखो ध्यान से सुनना, डेविएशन सबसे ज्यादा किसका हुआ है? वायलेट का हुआ है, क्योंकि देखो लाइट रे की जाने की इच्छा ऐसे थी कि नहीं। अब यहां से तुम देखो ध्यान से, ये एंगल अलग बन रहा है और ये एंगल अलग बन रहा है कि नहीं? मतलब वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसका वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ कम है जिसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा होगा, वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा होगा। और हमको पता है म्यू क्या होता है, डेल्टा क्या होता है? वो होता है म्यू -1 इंटू ए। अब लैम्डा मिनिमम है, तो कॉची ने बोला इसका म्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा सर, और इसका म्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। आती बात समझ में? म्यू मैक्सिमम, बड़ी क्वांटिटी में से 1 को घटाऊंगा मैं, सपोज करो 3 है यहाँ पे, 3 - 1 करूंगा 2 आएगा,
और मिनिमम का मतलब है मान लेता हूं 2 रहा हो, 3 से छोटा, 3 से छोटा। सपोज करो अभी इसके लिए मैं वायलेट के लिए मैं मान करके चल रहा हूं कि म्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है मान लेते हैं, ठीक है, सपोज किया गया है। तो 5 माइनस 1 4a हो जाएगा कि नहीं, तो डेल्टा कितना आएगा, 4a आएगा। अब रेड के लिए अगर मैं बात करूं, रेड के लिए म्यू मिनिमम हो जाएगा कि नहीं, म्यू मिनिमम हुआ मतलब इससे छोटी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू मान लेता हूं 2, तो अब डेल्टा कितना हो गया, a हो गया कि नहीं हो गया, 2 माइनस 1 a। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर वायलेट का जो डेविएशन एंगल है वो ज्यादा बन रहा है और रेड का डेविएशन एंगल कम बन रहा है, इसीलिए वायलेट जो है डेविएट ज्यादा हो जाता है, वायलेट ज्यादा डेविएट होता है और रेड हमारा कम डेविएट होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉची फॉर्मूले ने ही बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। किसी भी लाइट की अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। और यहां से तुम अगर ध्यान दे रहे होगे, ध्यान से अगर तुम देख रहे होगे तो डेल्टा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डेल्टा क्या है, देखो जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा एंगल, जितना कम वैल्यू उतना कम एंगल। तो म्यू जिसका ज्यादा है उसका डेविएशन भी ज्यादा हो रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, बोला जा सकता है कि नहीं, यही बोल सकता हूं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, उसका वेवलेंथ कम, तो ये बोला जा सकता है। अब ये तुमको क्वेश्चन कहां देगा, एमसीक्यू में दे सकता है, दो लाइट देगा, वेवलेंथ लिख करके दे देगा उसका, एक का वेवलेंथ मान लो दे दिया 660, नाम नहीं लिखेगा, रेड है वायलेट है कुछ नहीं, बस ऐसे बोल देगा टू वेव या टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 mm एंड 410 mm आर पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, सही है, कौन सा ज्यादा डेविएट करेगा एंड वाई, कौन सा ज्यादा डेविएट करेगा एंड वाई। तो तुमको बताना पड़ेगा कौन सा ज्यादा डेविएट करने वाला है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन होगा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम्हें यह बात वहां लिखनी पड़ेगी, बाई कॉची फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, इस वजह से हम लोग ये रिश्ता बता पा रहे हैं, नोट कर लो। दो डेफिनेशंस होते हैं छोटे छोटे, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ कि जो भी सबसे मैक्सिमम डेविएटेड जो लाइट होगा रे और सबसे मिनिमम डेविएटेड जो लाइट रे होगा उनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा जो डिस्पर्ज हुआ है या सबसे ज्यादा जिसका डेविएशन हुआ है, सबसे कम जिसका डेविएशन हुआ है, मतलब एक तरीके से रेंज, क्लास 10th में पढ़ते होगे जब स्टैटिस्टिक पढ़ाया गया था तो रेंज निकालते थे, रेंज का मतलब क्या होता था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो वही चीज यहाँ पर है, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो रे डेविएट किया है माइनस सबसे कम एंगल में, ये एंगल क्या होगा, ये डेल्टा वी हो जाएगा और ये डेल्टा आर हो जाएगा, है ना, डेविएशन अरे ही पढ़े थे। तो डेल्टा वी माने डेल्टा आर, डेल्टा वी क्या लिख सकते हो तुम, इसी फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आएगा, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब डिस्पर्जिव पावर होता है कि लेंस कितना डिस्पर्ज करा सकता है, तो ये होता है हमारा एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन में मीन डिस्पर्जन। सुनो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ये मीन डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है, ऑन एन एवरेज मीन, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्पर्जन अभी निकाला हमने, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन में मीन डिस्पर्जन का मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो एवरेज वैल्यू निकाल के देती है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कट गया, ये फॉर्मूला आ गया। इस पर एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है, बोर्ड एमसीक्यू में क्वेश्चन इस पे दे सकता है, ठीक। तो हो गया हमारा ये पूरा प्रिज्म की कहानी खत्म। न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं कुछ थोड़ा। न्यूमेरिकल में ये बोला गया अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, एक रे ऑफ लाइट को मैंने इक्विलैटरल प्रिज्म से मैंने पास करवाया है, तो एंगल जो होगा प्रिज्म का वो कितना हो जाने वाला है, 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है सर, तो मिनिमम डेविएशन में अगर याद हो, मिनिमम डेविएशन में क्या होता था, ऐसा कुछ फिगर बनता था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले ये पैरेलल टू जाता था कि नहीं बेस के, और यहां से ऐसे बाहर निकल जाता था, यही सब पढ़े थे। ये आई होता था, ये R1 होता था,
यहाँ से ये R2 होता था और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाता था। ऐसा ही कुछ पढ़े थे ना, ठीक है। एंगल ऑफ, अगला क्या बोला गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं। 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री, सही। मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में हम लोगों ने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला था, म्यू इक्वल्स, देखो यहाँ क्या होता था 1 और यहाँ पे म्यू होता था 1 इंटू साइन आई लिखते थे, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 लिखते थे। तो म्यू का वैल्यू क्या होता था साइन आई बाई साइन R1, और उसके बाद से आई की वैल्यू मैंने रखा था कितना डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन में R1 की वैल्यू a बाई टू निकाला गया था। तो वो लगाने की जरूरत ही क्या है, डेरिवेशन क्यों करवाया जाता है, ध्यान से समझो। डेरिवेशन इसलिए नहीं कराया जाता है कि तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा, डेरिवेशन इसलिए कराया जाता है कि डेरिवेशन एक जनरल केस होता है, बात समझ आ रही है, वहां वैल्यूज नहीं दी गई होती हैं, वो एक जनरल केस होता है कि अगर कोई भी वैल्यू देगा तो तुम वहां वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज मत किया करो कहीं पर भी। हाँ, अगर सब कुछ दिया गया डेल्टा एम वगैरह सब कुछ दिया गया तब यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डेरिवेशन इसीलिए कराया जाता है, मैं आई की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली मिल रही है तो मैं क्यों डेल्टा एम प्लस ए बाई टू आई करूंगा, ये सब फालतू में क्यों काम करूंगा। वो R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या होती थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए पढ़े थे, तो 2R इज इक्वल टू ए पढ़े थे, ए इज इक्वल टू R इज इक्वल टू ए बाई टू पढ़े थे कि नहीं, बोलो। अब जब तुम्हारे पास डायरेक्टली है ही 30 डिग्री 60/2 30 डिग्री, जब डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई तो यहाँ पुट करो ना तुम्हें डेल्टा एम निकालने की जरूरत क्यों है। क्वेश्चन में कहीं पूछा है क्या डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो जो चीज पूछा नहीं उस गली क्यों जा रहे हो, बात समझ में आ रहा है। डेरिवेशन को अच्छे से किया करो, वो तुम्हारे एग्जाम पर्पज से नहीं करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। डेरिवेशन का मतलब होता है 1,00,000 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है, वो जनरल फॉर्मूले में रहते हैं, कहीं वैल्यू पुट करते हैं क्या हम लोग, म्यू रखते हैं, ए रखते हैं, आर रखते हैं, मतलब एक जनरल केस हम लोग कर रहे हैं उसको। डेरिवेशन का मतलब ये होता है। डेरिवेशन तुम लोग रट के चले जाते हो, डेरिवेशन सॉल्व किया करो ढंग से। साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री, साइन आर का मतलब कितना है R1 का मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। उछल करके ऊपर जाएगा कटेगा √2 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया √2, और हम लोग बचपन से पढ़े हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्या होता है C/V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वही पूछा गया मीडियम का मतलब कौन है प्रिज्म है यहाँ पे, तो C/V इज इक्वल टू √2 दिया गया है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी C/√2। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में √2, घर बैठोगे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। आसान था ये।